बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। कॉमन मैन जो सारी ज़िंदगी में शायद एक बार या दो बार मैक्सिमम प्लॉट ख़रीद सकता है या घर ख़रीद सकता है, अगर उसमें कुछ फ्रॉड हो जाए तो यकीनन ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है। तो आप किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट ख़रीदें या किसी प्राइवेट पर्सन से प्लॉट ख़रीदें, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, जो भी हो, उसके लिए आपको कुछ एहतियातें करनी है। कुछ पॉइंट्स आपके जहन में बैठे होने चाहिए कि इनके ऊपर तो मैं गौर ज़रूर करूँगा। पूरी एहतियात करें, पूरा गौर व फिक्र करें, उसके बाद प्लॉट ख़रीदें। सबसे पहले ये एहतियात करें कि बेचने वाला जो शख्स है, जो आपको दे रहा है, क्या वो अहल है बेचने का? वो मालिक तो है, उसे, या मालिक नहीं भी है तो उसे इख्तियार है। मिसाल के तौर पर अगर मालिक नहीं है तो क्या उसके पास मुख्तारनामा है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बिहाफ पे आप बेच दो? अगर मुख्तारनामा है तो फिर कोई सूरत हाल बन सकती है। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि छोटा बच्चा है, तो ये देखें जी, हमारा बच्चा है, भतीजा है मेरा, तो ये जनाब इसका प्लॉट है, तो पाजी आप ले लें। बंदा कहता है हाँ वाकई छोटा बच्चा है और बच्चे का इसके अलावा है भी कोई नहीं, तो ले लेते हैं। बंदा चुप करके पैसे पकड़ाता है, वो बच्चे का प्लॉट जनाब ले रहा हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। छोटे बच्चे के नाम पर, जब नाबालिग के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो अदालत की इजाज़त के बग़ैर वो सेल नहीं हो सकती। उसके लिए आपको गार्डियन उस बच्चे का अपॉइंट होना है। गार्डियन अपॉइंट होने के बाद कोर्ट से इजाज़त लेनी है कि इसकी वेलफेयर के लिए, खर्च करने के लिए हम बेच रहे हैं, फिर बेच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बेच सकते। जब भी प्लॉट ख़रीदें, जब भी आप कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगह का सौदा करते हैं किसी के साथ, उससे पहले आपको ये एहतियात करनी है कि चेक करें कि पहली चीज़ ये चेक करें कि ये बंदा जो बेच रहा है इसका किरदार कैसा है। थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लें। इतने सारे पैसे आप दे रहे हैं, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी दे रहे हैं, वेरिफिकेशन इस तरह से होगी कि इसका किरदार कैसा है, इसका पास्ट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये सेल करता है प्रॉपर्टी और उसके बाद अदालतों के धक्के बड़े दिलवाता है। 15-20 केस चल रहे हैं इसके, जिसके साथ ट्रांजैक्शन करता है उसी के साथ फड्डा बना लेता है। थोड़ी सी ये एहतियात कर लें, चेक कर लें। फिर जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस बंदे के, उसे कहें हमें फ़र्द दो या उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो हमें दें। जैसे ही वो आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या फ़र्द देता है, उसके ऊपर आपको ये चेक करना है कि इसके ऊपर कहीं कोई बाहर तो नहीं है, प्रॉपर्टी के ऊपर ये कहीं रहन तो नहीं रखी हुई, इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं है। अब ये इतने सारे मामलात, इसके ऊपर स्टे हो सकता है, ये कहीं मॉर्टगेज हो सकती है, इसके और कहीं मामलात हो सकते हैं इस प्रॉपर्टी। सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बहुत आसान हल है। अगर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपका काम है, आप अपने इलाके के पटवारी के पास जाएं, जाके उनको कहें जी मुझे फ़र्द जारी करें, नॉन एकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट मुझे जारी कर दें। अब नॉन एकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? वो ये होता है, फ़र्द जारी करता है पटवारी, उसके साथ वो सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकता है? वो अपना रिकॉर्ड चेक करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में फ़र्द इशू हो रही है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं अदालत से कोई स्टे तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, ये कहीं पर रहन तो नहीं रखी हुई, कोई और इस पे इसने कहीं श्योरिटी तो नहीं अदालत में दी हुई। वो सारा चेक करके तो आपको नॉन एकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट इशू कर देगा, नहीं जी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है। फिर वो तहसीलदार उसको साइन करके, सब रजिस्ट्रार साइन करके, मोहर लगा के, तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है। फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लॉट मैं ख़रीद सकता हूँ, मुस्तकबिल में मुझे अदालतों के धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। बाज़ दफ़ा अदालतों का चक्कर इस सिलसिले में भी लग जाता है, हम बेच रहे होते हैं प्रॉपर्टी, बेचते हुए प्रॉपर्टी कोई बंदा ऐसा हमें मिलता है, वो कहता है ये लो जनाब एडवांस, पैसे उसके पास नहीं होते। आम तौर पर प्रॉपर्टी डीलर ये काम करते हैं, ये हरकत करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी को बंदा सेल कर रहा है, ये लें जनाब 10,000 रुपया, ये लें 1 लाख रुपया, या नॉमिनल सी रकम दी, अपने पास होते ही नहीं है पैसे देने के लिए। बाकी मैं 2 महीने तक दूंगा, 2 महीने में भाग दौड़, इधर जाओ उधर जाओ, पैसे तो पल्ले नहीं है। अब इधर दौड़ के वो कस्टमर तलाश करते हैं, जो कस्टमर मिल जाए तो उससे फ़र्ज़ किया 10 लाख का सौदा हुआ है, मुआहिदा हुआ है इनका, तो 10 लाख की बजाय 12 लाख का मैं सेल करूंगा। तो 12 लाख वाला कस्टमर ढूंढा
12 लाख की जनाब लाओ, 12 लाख रुपया इस बंदे का, इसके नाम पे, मेरे नाम पे रजिस्ट्री ना करवाओ, इसके नाम पे करवा दो, ये लो अपने पैसे, 10 लाख उसको दिया, 2 लाख अपनी जेब में। अब कस्टमर अरेंज नहीं होता, फिर ये क्या करते हैं, फ़ौरन सिविल कोर्ट के अंदर जाके दावा कर देते हैं कि जनाब ये देखें मेरे साथ मुआहदा हुआ था, तो अब ये तो मुझे बेच ही नहीं रहा, इसे कहें कि ये मेरे नाम पे अब ट्रांसफ़र करे, मुझसे पैसे ले। ये ब्लैकमेलिंग, स्टे ले लेते हैं। अब वो बंदा, उसने सेल करना है प्रॉपर्टी को, उसके पास तो उसे पैसों की ज़रूरत है, वो ये जनाब हज़रत साहब जाके स्टे ले आते हैं कि ये लो जी जनाब स्टे, और ना बेचने जोगा रहता है किसी और को, ना ये ले रहा है। इसका हल अदालतों ने ये निकाला हुआ है कि जब भी कोई बंदा ऐसा केस करता है जाके अदालत में कि जनाब मेरे साथ उसने मुआहदा किया, अब मुकर रहा है, उसको कहें जी अमल दरामद करे, फिर कोर्ट कहती है अच्छा आपके पास पैसे हैं जो मुआहदा किया है, जो मुझे अदालत में जमा करवाएं। फिर कोर्ट के अंदर वो पैसे जमा करवाने पड़ते हैं ताकि उसकी बोनाफाइडी शो हो, उसकी नेक नीयती ज़ाहिर हो जाए कि वाकई ये लेना चाह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं। तो ये हल बहुत अच्छा अदालतों में है कि वो पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। दूसरा, एक तो था कि आपने नॉन एकम्बरेंस सर्टिफिकेट के ज़रिए वेरीफाई कर ले, चेक कर लेना है कि सर्टिफिकेट इस प्रॉपर्टी के बाबत हमें इशू हो गया कि ये बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर कोई केसेस, कोई स्टे, कोई रहन, कोई श्योरिटी वगैरह नहीं है। जब भी कोई प्लॉट ख़रीदें मौका पर जाकर विज़िट ज़रूर करें। अब मेरी हल्की सी स्माइल इसलिए कि हमारा एक कोलीग था, उसने परचेज़ कर लिया एक प्लॉट, बड़ा सस्ता है, बड़ा सस्ता है जनाब, वो तो 50,000 रुपये का मरला मिल रहा है, जल्दी से ले। बड़ा लालच में आया उसने, अच्छा ये आपके नाम है जी, मालिक मैं हूँ, ले लें। उसने जल्दी से वो सस्ता सा प्लाट 50,000 मरला ले लिया लाहौर में। तो मौका विज़िट नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स देखे, ओके वो जनाब इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, ये मालिक बन गया, रजिस्ट्री हो गई। अब मौके पे एक दिन गया तो आगे एक औरत बैठी हुई, उस जगह पे, उस प्लाट पे कब्ज़ा किया हुआ, तो वो तो जनाब इसके पीछे पड़ गई, अल्लाह अल्लाह, वो ये आगे आगे, वो औरत पीछे पीछे। वो फिर मोहल्लेदारों ने बताया ये तो औरत कई सालों से काबिज़ है और ये क्लेम करती है कि ये मेरा है, तो ये किसी को इधर एंटर होने नहीं देती। तो और भी सारे बहुत ऐसे ख़तरनाक किस्म के हालात। ये बेचारा कई साल तक, 10 साल तक यूं ही भागता रहा, प्रॉपर्टीज़ को मिले ना, जब भी जाए वो अटैक कर दें, और परेशानी के हालात, तो ऐसा ज़बरदस्त कब्ज़ा था उधर। तो जब भी प्लॉट ख़रीदें मौके पर जाके देख लें एक दफ़ा, कि बाद दफ़ा होता है किसी के नाम पे है लेकिन काबिज़ कोई और हो चुका होता है, उधर कुछ तामीर हो चुका होता है, तो बंदा बहुत सारी रकम देने के बाद जब ये पता चले तो फिर परेशानी बनती है। मौका जाके ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी अथॉरिटी के पास, किसी सोसाइटी के पास चले जाते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट लेना है। सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेते हैं, उसमें भी कुछ एहतियातें आपने करनी है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा सेल कर रहा है कि मेरा सोसाइटी के अंदर प्लॉट है, तो जनाब ये लें, आप ले लें, 10 लाख में, 20 लाख में, जितने में भी। आपका काम है वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रहा है आपको कि ये जनाब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, उसकी कॉपी लें, उससे कॉपी लेके फिर उस सोसाइटी के ऑफिस को विज़िट करें। ऑफिस में जाके तो दिखाएं कि ये जनाब वाकई ये बंदा मालिक है, ये बंदा जनाब इसके ऊपर कोई ड्यूज़ तो इसने क्लियर नहीं करने, कोई टैक्सेस तो नहीं इसने पे करने, बिल्कुल क्लियर है। अपनी तसल्ली कर लें सोसाइटी के ऑफिस से। फिर उसके बाद सोसाइटी से आप डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हैं, सोसाइटी में से भी परचेज़ करते हुए या किसी बंदे से परचेज़ करते हुए, उसूल ये है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी प्लॉट हों, जब ये किसी अथॉरिटी से, सोसाइटी किसी अथॉरिटी से, मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर सोसाइटी है तो एलडीए अथॉरिटी है, एलडीए उनको एनओसी इशू करती है। एलडीए उस वक्त एनओसी इशू करती है, इनका असूल है कि 25% जो प्लॉट हैं एलडीए के अंडर मॉर्टगेज हो जाते हैं, रहन हो जाते हैं एलडीए के पास 25%। वो कहते हैं ये हमारे जनाब सेटिस्फेक्शन के लिए हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों एलडीए अपने पास 25% को रख लेता है मॉर्टगेज? उसकी रीज़न ये है कि एलडीए कहता है कि जब सोसाइटी इतनी सारी बना रहे हैं आप, इसके अंदर रोड्स होने चाहिए। फिर एलडीए कहता है इसके अंदर जनाब स्कूल्स होने चाहिए, इसके अंदर पार्क्स होने चाहिए, इसके अंदर तो कब्रिस्तान की भी ज़रूरत है, वो होना चाहिए, इसके अंदर तो जनाब सुई गैस होनी चाहिए, इसके अंदर तो जनाब बहुत मसाजिद का भी होना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। जो सहूलियात ज़रूरी हैं वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए। एलडीए कहता है कि जब ये सहूलियात होंगी तो फिर इतने % मैं छोड़ता जाऊंगा। मिसाल के तौर पर जब आप
पार्क बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगी, मैं 5% प्लॉट, 25% मेरे पास मॉर्टगेज है, 5% रिलीज़ कर दूंगा। फिर आप जनाब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, गैस आ जाएगी, फिर 5% छोड़ दूंगा। अब फलां काम स्कूल्स आ जाएंगे, फिर फलां छोड़ दूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो सारा ही छोड़ देते हैं, लेकिन 25% अपने पास रखते हैं। आपने ये भी चेक कर लेना है कि ये मेरा जो प्लॉट जिसके मैं ले रहा हूँ जो सोसाइटी से, मॉर्टगेज तो नहीं है, ये अथॉरिटी के पास किसी अथॉरिटी अगर है मॉर्टगेज तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, ये चेक कर लेना चाहिए। अगर मॉर्टगेज है, मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंडर है ये, कि जब मस्जिद बनेगी तो उस सिलसिले में मॉर्टगेज है ये अथॉरिटी के पास, तो ये देखिए कि मस्जिद बन रही है या उसका नामो निशान भी नहीं है अभी, या बननी शुरू हो चुकी है या बनने के करीब आ चुकी है, तो फिर मॉर्टगेज तो अनकरीब ख़त्म होने वाला है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये मॉर्टगेज होती हैं प्रॉपर्टीज़ किसी सोसाइटी के अंदर, इसको चेक कर लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा सोसाइटी, जिस सोसाइटी से हमने प्लॉट लेना है वो अथॉरिटी से वो पास ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे फ़िरोज़पुर सिटी पे, एक फ़िरोज़पुर रोड पे फ़िरोज़पुर सिटी, एक 800 एकड़ के ऊपर एक सोसाइटी बन रही थी, तो वो अप्रूव्ड ही नहीं थी, LDA ने अप्रूव नहीं की थी, उसके अंदर कुछ अभी अंडर प्रोसेस थी, उन्होंने बहुत सारे प्लॉट सेल कर दिए और लोगों को बाद में बड़ी परेशानी हुई। नैब वालों ने अरेस्ट कर लिया फिर मालिकों को, और फिर उनके दिए हुए जो पैसे थे बहुत थोड़े थोड़े करके, और कुछ लॉस भी लोगों को हुआ। सोसाइटी के अंदर जब भी प्लॉट लेना है एहतियात कर ले, पहले तो सोसाइटी का जो ऑफिस है उधर से वेरिफिकेशन करवाएं कि ओके है, इस पे टैक्सेस नहीं है, इस पे कोई और जुर्माने वगैरह तो नहीं है। क्लियर होने के बाद फिर ये भी चेक कर लें कि सोसाइटी इटसेल्फ जो है ये किसी अथॉरिटी के अंडर है, इसको NOC मिला हुआ है, ये पास है सोसाइटी, उसके बाद फिर उधर इन्वेस्टमेंट। जब भी आप प्लॉट खरीदें या फिर कोई मकान खरीदें, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसके लिए अपनी तसल्ली पहले ज़रूर कुछ ना कुछ कर लें। अगर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ आपको मशकूक चीज़ नज़र आती है, तो आपको चाहिए कि अपने करीब किसी लॉयर से रब्ता करें या किसी प्रॉपर्टी के जो रियल इस्टेट के माहिर हैं उनसे आप रब्ता करें, लेकिन अपनी तसल्ली ज़रूर करें। बाज़ दफ़ा हम थोड़ी सी नेग्लिजेंस करते हैं और बाद में कई सालों अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं, टाइम वेस्ट होता है, ज़हनी कोफ्त होती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप ज़रूर कुछ ना कुछ एहतियात कर लें। मज़ीद इसके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी वीडियोस मौजूद हैं, रजिस्ट्री का क्या तरीका है, उसमें क्या एहतियात है, कितने टैक्सेस हैं, वो भी ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब रेड कलर के बटन को कर लें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।